नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवार। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। सोमवार को परिवहन विभाग की हुई महत्वपूर्ण बैठक। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रही, जहां मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन किया गया। तो वहीं सीएम ने ई चार्जिंग स्टेशन पर रिपोर्ट मांगी है और 10 दिन के अंदर इस रिपोर्ट को मांगा गया। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की बैठक की अध्यक्षता परिवहन विभाग की इस बैठक में, जहां 10 दिन के अंदर अब ई चार्जिंग स्टेशन पर रिपोर्ट भी मांगी गई है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। तो वही खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां रामपुर बुशहर में आयोजित किए जा रहे अंतर्राष्ट्रीय लवी मेले की तीसरी संध्या में पहाड़ी कलाकारों की धूम रही, जिसमें संस्कृत संध्या के मुख्य अतिथि के तौर पर प्रदेश के लोक निर्माण, युवा सेवाएं और खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह और उनकी माता सांसद प्रतिभा सिंह मौजूद रही। इस दौरान रामपुर के विधायक नंदलाल भी उनके साथ उपस्थित हुए। मुख्य अतिथि का रात्रि सांस्कृतिक समारोह स्थल पहुंचने पर लोगों ने जोरदार स्वागत किया और मेला कमेटी ने उन्हें परंपरानुसार सम्मानित भी किया। तो वही हिमाचल से एक मंडी जनपद के सरकाघाट में ससुराल में दामाद की जलने से मौत हो गई है। मृतक के पिता ने ससुरालियों पर जलाकर मारने का आरोप लगाया है। डीएसपी सरकाघाट संजीव ने बताया कि सरकाघाट थाना पुलिस ने पिता की शिकायत पर धारा 302 के तहत 4 के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। मृतक के पिता का आरोप है कि पत्नी सहित ससुराल ने खौफनाक वारदात को अंजाम दिया था। तो वही फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का दौरा किया और कई अहम सबूत जुटाए गए हैं। मामले में सभी तथ्यों और पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है। तकनीकी जांच का भी सहारा इस दौरान लिया जा रहा है। एक प्रकाश चंद जी ने एक शिकायत दी है कि उनका बेटा जो नवीन था अपने ससुराल आया था और वहाँ पे उसको जो है वो तेल डालकर जो उसके ससुराल वालों ने उसको जला दिया। उसने उनके ससुराल वालों के जो मेंबर्स हैं उनके ऊपर आरोप लगाए थे। तो इसमें हमने पोस्टमार्टम करवा लिया है बॉडी का और उनको हैंड ओवर कर दिया। उसके लास्ट राइट्स हो गए थे। इसमें हमने 302 IPC 302 34 IPC में मुकदमा दर्ज किया है और हमने स्पॉट का जो इंस्पेक्शन है वो फोरेंसिक टीम से करवा लिया है और हर पहलू पर जो है हम बारीकी से इसकी छानबीन कर रहे हैं। हमें मौके पर कुछ अहम साक्ष्य मिले हैं। तो वहीं किन्नौर के नाथपा के पास नेशनल हाईवे 5 पर कल शाम पहाड़ों से चट्टान गिरी, जिसके बाद नेशनल हाईवे 5 अवरुद्ध हो गया है और वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई है। तो वहीं प्रशासन लगातार NH बहाली के मौके पर काम कर रही है, लेकिन पहाड़ों से गिर रहे पत्थर मौके पर काम करने में मजदूरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और खतरे में भी मजदूर चट्टानों को मशीनों की सहायता से तोड़ रहे हैं। तो वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनिल नेगी हमारे साथ जुड़ गए। अनिल, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से नेशनल हाईवे पूरी तरह से फिलहाल ठप पड़ा हुआ है, हालांकि लगातार उसकी बहाली के लिए काम किया जा रहा है, फिलहाल मौजूदा स्थिति क्या है और कब तक इसको बहाल किया जाएगा? देखिए, ये जो बीते कल 5 बजे से जो है अब तक जो है राष्ट्रीय मार्ग 5 अवरुद्ध है, क्योंकि लगातार जो है इस जगह पर बीते 20 दिनों से जो है भूस्खलन का सिलसिला जारी है और समय समय पर प्रशासन जो इसे बहाल करने के लिए प्रयास कर रहा है। अभी भी राष्ट्रीय मार्ग 5 जो ये नाथपा झूला के समीप है, ये अभी भी अवरुद्ध है, क्योंकि चट्टान टूटकर दोबारा से जो है अभी भी गिरे हैं, जिसके चलते मौके पर जो राष्ट्रीय मार्ग 5 प्राधिकरण है उसे काम करने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और बीते कल से अब तक राष्ट्रीय मार्ग 5 अवरुद्ध होने के चलते जो वैकल्पिक मार्ग है निचार वाया सड़क संपर्क मार्ग, वहां से छोटे वाहन जो है आवाजाही कर रहे हैं। इसके अलावा जो है वांगतू सड़क संपर्क मार्ग जो जल विद्युत परियोजना के अपोजिट में है, वहां पर भी जो है बसों के जो है अदला बदली की जा रही है, ताकि लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में समस्याओं का सामना ना करना पड़े। लेकिन उसमें जो है काफी घंटों का समय जो लग रहा है, इस वजह से जो है
राष्ट्रीय मार्ग 5 प्राधिकरण जो है नापा जुला के समीप लगातार जो है राष्ट्रीय मार्ग 5 बहाली के लिए काम कर रहा है और बड़ी बड़ी मशीनरियां जो है आज तैनात की गई है, जिसमें से LNT है और जो है जो ड्रिलिंग मशीन है वो भी जो है आज प्रयोग किया जा रहा है। बिल्कुल अनिल, देखिए लेकिन इस दौरान ये भी जानकारी सामने आ रही है कि जो मजदूर वहां पर काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं उन्हें दिक्कत का भी सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि एक तरफ NH बहाली की जिम्मेदारी है तो वहीं दूसरी तरफ लगातार चट्टानें अभी भी गिर रही हैं। ऐसे में क्या कुछ सेफ्टी उनके लिए बढ़ती जा रही है? देखिए, प्रशासन की ओर से सुरक्षा की दृष्टि से जो है मजदूरों को जैसे ही ऊपर से पत्थर गिरते हैं तो उस वक्त जो है मजदूरों को पीछे की ओर जो है किया जा रहा है, ताकि जो है पहाड़ों से पत्थर गिर रहे हैं उस वक्त जो है मजदूरों की जान माल का नुकसान ना हो। जैसे ही पहाड़ों से जो है पत्थरों के गिरने का सिलसिला कुछ देर के लिए रुक जाता है तो मजदूर और मशीनरियां जो है मौके पर काम कर रही है। इस वजह से भी जो है राष्ट्रीय मार्ग 5 बहाली के लिए जो है देरी हो रही है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अनिल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो वहीं हमीरपुर में शिक्षण संस्थानों में चिट्टा और चरस जैसे खतरनाक नशों के छात्रों में अधिक सेवन के मामले आ रहे हैं, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग सचेत हो गया है। नशे से युवा पीढ़ी को बचाने के लिए छात्रों के स्कूलों में ही ड्रग टेस्ट करवाए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग की ओर से स्कूलों के नोडल अधिकारी को ड्रग्स अब्यूज डिटेक्टिंग किट के बारे में जानकारी प्रदान की जा रही है। तो वहीं CMO ऑफिस की ओर से 100 से ज्यादा किट फिलहाल पहुंच चुके हैं। स्कूलों में देखिए आजकल हमीरपुर जिले में आपने देखा होगा, न्यूज में भी काफी आया है कि नशे के केसेस बढ़ रहे हैं और नशे की वजह से कई गिरफ्तारियां भी हुई हैं, पुलिस की रेड्स भी हुई हैं और अलग अलग जगहों पे इस तरह का जो सामान था वो भी पाया गया है। हमीरपुर जिला का नहीं, बाकी जगह में हम रोज खबरें सुनते हैं तो कहीं ना कहीं ये जो है नारकोटिक्स जो ड्रग है, जो बैन ड्रग्स होते हैं, उनका लोग सेवन करते हैं और भारी मात्रा में पकड़े भी जा रहे हैं। तो उसके लिए हमने जो मीटिंग होती है हमारी एनकॉर्ड की एक मीटिंग होती है जिसमें कि जिसके डिप्टी कमिश्नर जो है वो चेयर करते हैं, उसमें स्कूल के डिप्टी डायरेक्टर्स होते हैं, पुलिस के SP DSP और CMO। तो उसमें हमने ये निर्णय लिया था कि हम क्या कर सकते हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट, पुलिस अपना काम कर रही है, वो नशे के जो है उनको जो तस्कर है उनको पकड़ रही है, खासकर चिट्टा जो आ रहा है। तो हमने ये कहा था और DC साहब ने भी हमें ये दिया सजेशन कि कुछ हम टेस्ट किट निकालें जो कि वॉलंटरली या जब जरूरत पड़े स्कूलों में टेस्ट कर लें। तो हमने वो प्रोक्योर करके डिप्टी डायरेक्टर साहब को जो दे दिए एजुकेशन सेकेंडरी को, हमने अभी 70 दिए उनको, जब वो उनके बाद खत्म हो जाएंगे तो और दे देंगे। तो वहीं धर्मशाला से करीब 12 किलोमीटर दूर स्थित नरवाणा ठेड़ू में 13 से 17 नवंबर तक पैराग्लाइडिंग एक्यूरेसी प्री वर्ल्ड कप आयोजित किया गया। प्री वर्ल्ड कप का शुभारंभ धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा ने किया। प्रतियोगिता के लिए अभी तक भारत और अन्य देशों से 93 पायलटों ने पंजीकरण करवाया है। पंजीकरण कराने वाले पायलटों में 80 पायलट भारत के हैं। तो वहीं प्री वर्ल्ड कप में महिला और पुरुष दोनों वर्गों के लिए अलग अलग टास्क हो रही हैं। 5 दिन तक चलने वाली प्रतियोगिता में रोजाना शाम को सांस्कृतिक संध्या आयोजित की जा रही है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की 134वीं जयंती है। इस मौके पर शिमला के कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में श्रद्धांजलि अर्पित की गई और पंडित नेहरू को याद किया गया। कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में कांग्रेस के लाहौल स्पीति के विधायक रवि ठाकुर कार्यक्रम में उपस्थित रहे। तो वहीं रवि ठाकुर ने बताया कि पंडित नेहरू और उनके पिता मोतीलाल नेहरू ने देश के प्रति त्याग और समर्पण की जो भावना प्रस्तुत की, इस दिशा में आज तक कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही है। आज हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू की 134वें पुण्यतिथि पे हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जयंती पे श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और हम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के साथ साथ उनके पिता पंडित मोतीलाल नेहरू जी को भी तहे दिल से याद करते हैं, जिन्होंने ये सिद्धांत दिए थे, त्याग का सिद्धांत दिया था उन्होंने, और जीवन में जो कुछ उनके पास था सब निछावर कर दिया था हमारे देशवासियों के लिए। और उन्होंने ये कहा था कि जात पात और प्रांत वो हमारे बाकी सभी चीजें रंग भेद को छोड़कर सब देश को एक इकट्ठा किया उन्होंने, और देश को आज़ादी दिलाने का उनका जो सिद्धांत था उसको आगे लेके गए और महात्मा गांधी जी के साथ मिलकर उन्होंने देश को आज़ादी दिलाई। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हमारे जो देश के पहले प्रधानमंत्री थे, उन्होंने
बहुत सारी यातनाएं सही, मैं ये समझता हूँ पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पूरे परिवार का, और कांग्रेस पार्टी इनको आज के दिन पे इनका जयंती मनाती है और इन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। मैं इसमें आप सबों के साथ ज्वाइन करता हूँ और हमारे बाकी पदाधिकारी भी यहाँ पे सम्मिलित है। धन्यवाद। बीते वर्षों के मुकाबले इस बार हिमाचल प्रदेश में सर्दियों ने जल्दी दस्तक दी, लेकिन प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी के बाद अब एक सप्ताह तक मौसम साफ बना रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक आने वाले 20 नवंबर तक प्रदेश में मौसम के लगभग साफ बने रहने की संभावना है। इस दौरान प्रदेश के अंदर पश्चिमी विक्षोभ लगभग निष्क्रिय रहेगा, जिसके चलते प्रदेश में धूप खिलने रहने की संभावना है। 6 दिनों की बात करें तो अभी पूरे प्रदेश में ही मौसम साफ रहने की संभावना है, कोई मेजर कोई एक्टिविटी नहीं है। और तापमान की बात करें तो जो मैक्सिमम तापमान देखिए 24 घंटे में ऊना में रिकॉर्ड किया गया था 28 डिग्री सेल्सियस, और जो न्यूनतम तापमान है वो किलोंग में रिकॉर्ड किया गया था -1.2 डिग्री सेल्सियस। वहीं शिमला की बात करें तो पिछले 24 घंटों में जो डे टेम्परेचर है वो था 18.4 डिग्री सेल्सियस। मनाली में 17.5 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया गया है। तो जो मैक्सिमम तापमान है और जो न्यूनतम तापमान है पूरे प्रदेश में ही सामान्य चल रहे हैं, और आगामी देखिए 20 तारीख तक जो तापमान है वो सामान्य ही रहेंगे और कोई मेजर कोई एक्टिविटी है नहीं है पूरे प्रदेश में। आगामी आने वाले दिनों में अगर भी कोई ऐसा कोई नहीं, ऊंचे इलाकों में भी कोई ऐसा नहीं, अभी देखिए 20 तारीख तो पूरे प्रदेश में ही मुख्यतः रूप से मौसम साफ रहने की संभावना है। किसी प्रकार की कोई एडवाइजरी भी जारी की गई, क्योंकि ठंड का मौसम चल रहा है, कोई एडवाइजरी हो लोगों के लिए भी? देखिए अभी जैसे क्योंकि मैं कहा कि जैसे 20 तारीख तक तो मौसम साफ रहेगा और धूप मतलब पूरे प्रदेश में ही रहेगी, तो इस चलते जो तापमान है वो मतलब सामान्य रहेंगे। हालांकि वो जैसे अब विंटर अप्रोच करें तो ग्रेजुअली डिप कर सकते हैं, पर ऐसा कोई सामान्य से कम नहीं रहेंगे, वो सामान्य तापमान ही रहेंगे पूरे प्रदेश में अभी। तो वैसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ शिमला से हमारे सहयोगी रॉबिन शर्मा हमारे साथ जुड़े। रॉबिन, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि इस बार प्रदेश में ठंड ने जल्द दस्तक दी है, ऐसे में प्रदेश की आबो हवा पर किस तरह से असर पड़ रहा है, और अगर बात करें जो पर्यटक वहां पर पहुंचते हैं तो किस तरह का नजारा आप देखने को मिल रहा है? देखिए जागृति, बीते दिनों हिमाचल प्रदेश के कई ऊंचाई वाले इलाकों में जो है बर्फबारी देखी गई थी, जहां इसके अलावा रोहतांग पास वो बंद हो गया था और कई ऊंचे जो क्षेत्र है वहां पर बर्फबारी हुई। और पहली बार ऐसा हुआ कि अक्टूबर के आते अंत में और नवंबर के पहले वीक तक आते आते शिमला जिले में भी बर्फबारी दर्ज की गई। लेकिन अब इसके बाद जो है प्रदेश में मौसम साफ बना हुआ है। एक बार आप मेरे पीछे तस्वीरें देखिए, शिमला का ये जो नज़ारा है, यहाँ पर आपको गुनगुनी धूप जो है खिली हुई नजर आएगी, और अगले 20 नवंबर तक प्रदेश में इसी तरह का जो है मौसम बने रहने की वो संभावना जताई है मौसम विज्ञान केंद्र ने। अब ऐसे में जो पर्यटक बर्फबारी का इंतजार कर रहे थे उनके लिए जहां हताशा की खबर है, वहीं दूसरी ओर कुछ पर्यटकों के लिए सुखद खबर यह है कि हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में ट्रैकिंग की जाती है, तो उन इलाकों के लिए अब पर्यटकों के लिए वो जो इलाके हैं वो खुलते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे जो पर्यटक है एडवेंचर स्पोर्ट्स में जो रुचि रखते हैं उन पर्यटकों के लिए जो है एक सुखद खबर इसे कहा जा सकता है, ताकि उन इलाकों में जहां पर ट्रैकिंग होती है, हिमाचल के बहुत सारे इलाकों में, इनमें धार्मिक क्षेत्र भी है, किन्नर कैलाश है, इसके अलावा बहुत से और भी इलाके हैं जहां पर ट्रैकिंग होती है, उन इलाकों में जो है ट्रैकिंग की जाती है। तो ऐसे में अब उन इलाकों को एक बार फिर जो है पर्यटकों के लिए खोल सकते हैं जहां रीचिंग जो है लोगों की कम है, ऐसे क्षेत्रों में अब पर्यटक आ सकते हैं। तो निश्चित तौर पर उनके लिए जो है राहत की खबर यहाँ पर है, अच्छी खबर कही जा सकती है। हालांकि जो लोग बर्फबारी का इंतजार कर रहे थे, जो पर्यटन के अगर हम लिहाज से देखें तो एक अच्छी खबर है, लेकिन अगर हम बात करें कि इस बदलते मौसम का किसानों और बागवानों पर कितना असर पड़ेगा? जी बिल्कुल, देखिए जो सर्दियां हैं वो एक्सपेक्टेड टाइम से थोड़ी सी जल्दी हैं। ऐसे में अब आने वाले समय में कितनी बर्फबारी हिमाचल प्रदेश में होती है, ख़ास तौर पर हिमाचल प्रदेश का जो जितना भी कारोबार है, ख़ास तौर पर कृषि से जुड़ा हुआ, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो मात्रा है वो बागवानी क्षेत्र की है। हिमाचल प्रदेश को
फ्रूट बाउल भी कहा जाता है। तो ऐसे में जो बागवानी क्षेत्र है वो पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि प्रदेश में सर्दियों में कितनी बर्फबारी रहेगी, कितने चिलिंग आवर्स होंगे। और खास तौर पर अगर हम बात करें सेब से जुड़े हुए कारोबार की, तो निश्चित तौर पर यह देखना अभी भी दिलचस्प होगा, क्योंकि आने वाले समय में अब कितनी बर्फबारी होगी वो पूरा तय करेगी कि आने वाले सीजन में सेब की जो उत्पादन है क्षमता है वो कहां तक पहुंचेगी हिमाचल प्रदेश में। तो खैर अभी बर्फबारी का दौर हालांकि थोड़ा सा जल्दी शुरू हुआ है, जो बागवानों के लिए एक सुखद खबर है, लेकिन अभी भी बागवान इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि आने वाले समय में कितनी बर्फबारी हिमाचल प्रदेश के अंदर होगी, क्योंकि अगर बर्फबारी का जो स्पेल है वो सूखा गया तो कहीं ना कहीं जो कृषि या जो बागवानी क्षेत्र है उसको एक बड़ा झटका यहाँ पर लग सकता है। लेकिन अगर बर्फबारी अच्छी मात्रा में हुई तो बागवानों के लिए भी एक ये सुखद खबर होगी। जी जागृति। बिल्कुल रॉबिन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के हालोग थामी में दिवाली के दूसरे दिन सदियों से चली आ रही पत्थर के खेल की अनोखी परंपरा को पूरे उत्साह और जोश से निभाया गया। सोमवार को दोपहर बाद करीब 3:30 बजे शुरू हुए पत्थर के खेल में दोनों ओर से करीब आधा घंटे तक पत्थरों की बरसात हुई। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। शिमला से करीब 30 किलोमीटर दूर धामी में लोगों ने पत्थर मेले का आयोजन किया। ये पत्थर का ऐसा खेल है कि जब तक खून ना बहने लग जाए तब तक पत्थरों की बारिश नहीं रुकती। पत्थरों का ये मेला दिवाली के अगले दिन खेला जाता है। इस मेले में दो समुदायों के बीच पत्थरों की जमकर बरसात होती है। आखिर ये कैसी है परंपरा? क्यों बरसाए जाते हैं पत्थर? कैसे हुई इस मेले की शुरुआत? इस पुरानी परंपरा को निभाने के लिए बीते दिन भी शिमला में पत्थरों वाला यह अनोखा मेला लगा, जिसमें हिस्सा लेने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग धामी मैदान पहुंचे। इस दौरान एक समुदाय के लोगों ने दूसरे समुदाय पर जमकर पत्थर बरसाए। पत्थर मारने का ये सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक दोनों में से कोई एक पक्ष लहूलुहान नहीं हो गया। इस दौरान धामी रियासत के राजा भी पूरे शाही अंदाज में मेले में पहुंचे और इस पूरे मेले में हुई पत्थरबाजी भी देखी। वहीं धामी के उत्तराधिकारी राजा जगदीप सिंह ने बताया कि पहले यहां हर वर्ष भद्रकाली को नरबली दी जाती थी, लेकिन धामी रियासत की रानी सती होने से पहले नरबली को बंद करने का हुक्म दे दिया था। इसके बाद पशु बलि देना शुरू हुआ। कई दशक पहले इसे भी खत्म कर दिया गया। इसके बाद पत्थर मेला शुरू किया गया। जितने भी धामी की प्रजा है ये इसकी खुशहाली के लिए इसके और कोई प्रकोप ना आए यहाँ पे और जनता खुशहाल रहे, इसलिए मनाया जाता था। तो बाद में ऐसा हुआ कि जब एक राजा का देहांत हुआ यहाँ पे धामी क्षेत्र के, धामी रियासत के राजा का, तो रानी ने सती होने से पहले वहाँ पे ये मान्यता रखी कि भाई ये जो जितने भी हमारे खुंद थे, एक खुंद बनाए गए जो धामी क्षेत्र के लोग थे, जिसमें जुठौती थे, दगोई थे, राज परिवार के लोग थे और तुनड़ू थे, कटेड़ू थे, तो इनका एक खुद बनाया गया। तो इसमें ब्राह्मण नहीं लिए गए क्योंकि ब्राह्मण पूजनीय माने जाते थे, तो ब्राह्मण को नहीं इसमें इंक्लूड किया। बाकी लोग आपस में एक प्रथा बनाई गई कि एक दूसरे को काफ़ी दूरी से पत्थर मारेंगे। और क्योंकि यहाँ पे मानव का ही रक्त लगता था, तो अभी भी अब जब ये बंद की मानव बलि, तो इस तरह से जब यहाँ पे चोट लगती है, किसी को लगता है हल्की फुल्की, तो वहाँ पे भद्रकाली को इसका रक्त लगाया जाता है। मान्यता है कि यहाँ हर साल माँ भद्रकाली को नर बलि दी जाती थी, लेकिन धामी रियासत की रानी ने सती होने से पहले ही इस नर बलि को बंद करा दिया था। इसके बाद पशुओं की बलि दी जाने लगी, लेकिन कुछ समय बाद पशु बलि को भी बंद करा दिया गया और फिर शुरू हुआ पत्थरों का यह अनोखा मेला। शुरुआत तो यहाँ से नरसिंह का जो मंदिर है हमारे धामी दरबार में, इसमें राजपुरोहित पहले पूजा करता है और आशीर्वाद लेता है नरसिंह का कि ये भगवान जी का जो हमारे विष्णु के अवतार हैं, तो उनके आशीर्वाद से फिर हम आगे एक प्रोसेशन जाता है यहाँ से। और प्रोसेशन जाके वहाँ पे जो मैंने आपको बताया, ये फिर खुद आपस में एक दूसरे के साथ ये पत्थर का खेल खेलते हैं और खेल की भावना से खेलते हैं। तो उसके बाद वहाँ पे जब ये परंपरा पूर्ण होती है, उसके बाद मेले में सब लोग अपने अपने मेले में चले जाते हैं। धामी से राज परिवार के लोग को पहला पत्थर मारने का जो मान्यता है, राज परिवार के लोग ही करते हैं।
स्थानीय लोगों का कहना है कि मेले में पत्थरबाजी के दौरान जब किसी व्यक्ति का खून निकलता है तो उस खून का तिलक मां भद्रकाली के चबूतरे पर लगाया जाता है। इतना ही नहीं, इन लोगों का तो ये भी कहना है कि पत्थरबाजी के दौरान आज तक किसी की जान नहीं गई है। जिस व्यक्ति को मेले में पत्थर लगने से खून निकलता है, उसका खून मां भद्रकाली के चबूतरे पर चढ़ाकर उसे पास ही के अस्पताल में भर्ती करवा दिया जाता है। इतना ही नहीं, अगर इस दौरान किसी की मौत हो जाए तो पहले मेले की रस्म पूरी की जाती है, उसके बाद ही अंतिम संस्कार किया जाता है। लेकिन लोग परंपरा के बहाने सभी नियमों को तोड़ रहे हैं और बिना किसी की परवाह किए लोग एक दूसरे पर पत्थर बरसा रहे हैं। लेकिन अब देखना होगा कि ये मेला ऐसे ही चलता रहेगा या फिर इस मेले को लेकर कुछ विचार किया जाएगा। न्यूज़ डेस्क, जनता टीवी। हिमाचल प्रदेश में बीते दिनों आई आपदा के बीच नदियों में खनन को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। इसके बाद क्रशर चलने पर भी रोक लगा दी गई है, लेकिन अब प्रदेश सरकार एक बार फिर क्रशर चलाने की अनुमति दे सकती है और आने वाले 1 से 2 दिनों में इसका फैसला हो सकता है। इस बारे में जानकारी देते हुए हर्षवर्धन चौहान ने बताया कि मामले को लेकर बनाई गई सब कमेटी ने मुख्यमंत्री को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। नहीं, जो आपकी बात जो है, जैसे बलरग पार जो है हिमाचल प्रदेश का एक बहुत प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट है और प्रधानमंत्री जी ने इसकी फाउंडेशन स्टोन ले की हुई है और हम बहुत तेज़ी से इसको विकसित कर रहे हैं। एक्सटर्नल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड्स है, वाटर सप्लाई की है और बिजली की सप्लाई है, उसके लिए हमने टेंडर फ्लोट करके काम शुरू कर दिया है। अब जो अंदर का जो काम करेगा, जो हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर होगा जिसकी हम तलाश कर रहे हैं, वो लगभग 1000 करोड़ रुपए लगा करके उसकी जो अंदर की प्लांट पार्क के अंदर को डेवलप करेगा। अब उसमें सबसे बड़ा चैलेंज हमको ये है कि जो आपकी बात ठीक है कि इसका जो सॉलिड एफिलेंट होगा, सॉलिड वेस्ट होगा और जो लिक्विड डिस्चार्ज होगा, एफिलेंट होगा, वो बहुत पॉइजनस और बहुत वो डेंजरस टाइप का होगा और इसको ट्रीट करना, इसको किस तरह से हम उसको करेंगे, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि इसमें वही व्यक्ति कर सकता है जिसको इसमें एक्सपीरियंस हो। और जिस तरह से आप गुजरात और आंध्र प्रदेश की बात करें, इस वक्त इंडिया में सिर्फ बलरग पार्क एक ही है, वो विशाखापट्टनम में है और उसका जो लिक्विड डिस्चार्ज है उसको ट्रीट करके वो सी में 5 किलोमीटर लाइन ले जा करके सी में उसको कर रहे हैं। मगर जब सी में भी डालते हैं, जो एफिलेंट लिक्विड एफिलेंट डालते हैं, वो उसको ट्रीट करके डालते हैं। चलिए, हिमाचल की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। यहाँ पे रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।